गजानन सर शुरू कर दीजिए। ठीक है। नमस्ते, मैं गजानन सर्वज्ञ आप सभी का मीडिया और भाषा इस एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में सहर्ष स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको हम डॉक्टर ईबा पाठक महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग से परिचय करना चाहता हूं। हिंदी विभाग ने आज तक हमारे महाविद्यालय को 3 प्रधानाचार्य दिए हैं। इसके साथ ही महाविद्यालय ने नित नए हिंदी विभाग का महाविद्यालय नित नए प्रयास करता रहा है, जैसे कि परंपरागत शिक्षा पद्धति के साथ ही आधुनिक युग में जो नए प्रयास भी है विभाग करता रहा है। इसकी पहल जो है पिछले 2-3 साल पूर्व हिंदी विभाग ने आकाशवाणी औरंगाबाद का दौरा किया। वहां जाकर वहां की कार्यप्रणाली को जानने और परखने का प्रयास किया। उसके पश्चात औरंगाबाद के ही लोकमत समाचार पत्र के दफ्तर में जाकर न्यूज कैसे बनती है, न्यूज कैसे प्रेषित की जाती है, ये सारी जो जानकारी है उसको भी हासिल करने का प्रयास किया और इससे छात्रों को भी मीडिया के विषय में जानने और समझने का बहुत अधिक मौका मिला। उसके पश्चात जो है पिछले वर्ष हमने मध्यकाल के भक्त कवि संत निपट निरंजन के समाधि स्थल का दौरा किया। वहां छात्रों के साथ जाकर उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व के विषय में जानने और समझने का प्रयास किया। साथ ही औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय और विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग वहां पर भी जाकर छात्रों के साथ दौरा किया और वहां की गतिविधियों का जानने का प्रयास किया। इसके पश्चात मैं आपको आज के वेबिनार की जो प्रास्ताविक है वो प्रास्ताविक देने हेतु हमारे महाविद्यालय की विभाग प्रमुख और आज इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रमा दुधमांडे मैडम से नम्र निवेदन करता हूं कि वे इस वेबिनार का प्रास्ताविक करें। डॉक्टर रमा दुधमांडे मैडम। नमस्कार। कॉपी करके उसमें सबमिट करना। कॉपी कर लिया इसको? नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे आज के अतिथि डॉक्टर सविता सिंह जी और स्तुति चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। सविता जी, आप हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज बड़ा खूबसूरत रखती हो, ये मुझे प्रोत्साहित करता है। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में जज्बा जिंदगी जीने का होना चाहिए, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। स्मृति जी, सीमित शब्द हो और असीमित अर्थ हो, लेकिन इतना ही हो कि शब्द से कष्ट न हो, यही सादगी आपकी पहचान है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ष हमारी महिला महाविद्यालय को 50 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे सुनहरे अवसर पर आप हमारे साथ जुड़ना हमारा परम सौभाग्य है। हम आज जरूर लाभान्वित हुए हैं। आज के वेबिनार का विषय मीडिया और भाषा यह रखने का उद्देश्य यह रहा है कि मीडिया के विकास को बदलती राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में समझने और रेखांकित करने की कोशिश है। खबर, विचार और मनोरंजन एक दूसरे के परस्पर पूरक बनने लगे हैं। प्रसार भारती से सरकार भारती के बीच फंसा दूरदर्शन कैसे पिछड़ रहा है। प्रिंट मीडिया ने हमारे समाज के नए जन क्षेत्र बनाए हैं। हमारे ज्ञान का और अनुभव का निर्णायक बिंदु यही है। जैसे गुलजार जी यह कहते हैं कि खाली कागज पे क्या तलाश करते हो, एक खामोश सा जवाब तो है। इसे समझना सभी के लिए जरूरी हो गया है। हिंदी भाषा का स्वरूप आज हमारे सामने है। उसके निर्माण में कई साल लग गए और हम दावे के साथ कहने की स्थिति में अब भी नहीं है कि यह स्वरूप आखिरी या स्थिर है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण मीडिया की हिंदी भाषा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आज हमें ऐसी हिंदी भाषा की आवश्यकता है जो संस्कृत शब्दों से अलंकृत भी हो और अन्य देशी विदेशी भाषाओं के सरल, सहज और प्रचलित शब्दों से समृद्ध हो, प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर चले और आम जनमानस की भाषा बन सके। भाषा प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु और चयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए हैं। मीडिया में भाषा अभिव्यक्ति और लेखन के संस्कार सिर्फ प्रिंट मीडिया से आते हैं। आज के दौर में मीडिया की जो हिंदी भाषा है उनमें गुणात्मक बदलाव आया है। नई पीढ़ी को विरासत में अच्छी भाषा देना है,
तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल भी बिठाना है। इस विषय को लेकर अध्ययन जरूर हो, यही हमारा उद्देश्य रहा है। हमें विश्वास है आज के वेबिनार में मीडिया के बदलते स्वरूप और भाषा के महत्व को अधोरेखित किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, वेरिएबल एक्सेस आपने टाइम, वेरिएबल वेबिनार के वाइड विषय के माइंड। संबंध में बात की और यह विषय इस विषय का चुनाव क्यों किया इसका भी आपने अभी अपने प्रास्ताविक में स्पष्टीकरण दिया है। इसके पश्चात मैं महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर वसुधा पुरोहित मैडम से नम्र निवेदन करता हूं कि वे अपना स्वागत पर मंतव्य प्रस्तुत करें। सभी को एक सूचना है। हाँ, कि अपने माइक प्लीज म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। सभी प्रतिभागियों को एक सूचित किया जाता है कि आपने अपने माइक म्यूट कीजिए। प्रतिभागी माइक और वीडियो दोनों ही म्यूट कीजिए सभी के। जी मैडम। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर स्मृति चौधरी, इस वेबिनार में सहभागी पार्टिसिपेंट्स, हमारे कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, इन सब का मराठवाड़ा लीगल एंड जनरल एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर सो इंदिराबाई भास्कर राव पाठक महिला कला महाविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर वसुधा पुरोहित आप सबका स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा कॉलेज के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मराठवाड़ा लीगल एंड जनरल एजुकेशन संस्था ने 1970 में महाविद्यालय की स्थापना की। हमारा ये महाविद्यालय मराठवाड़ा प्रभाग का महिला महाविद्यालय है। इस संस्था ने स्त्रियों के लिए कई अनुकूल अवसर प्रदान किए हैं। समाज सुधारक महर्षि कर्वे के आदर्शों पर चलकर इस प्रभाग की महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रगति के द्वार महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। इस महिला महाविद्यालय के होने से कई महिलाओं ने उच्च शिक्षण पा लिया है और अपना व्यक्तित्व निखारा है। इस महाविद्यालय की शैक्षिक परंपरा एवं दर्जा इतना ऊंचा है कि इसके कारण एक संस्कारक्षम पीढ़ी के निर्माण का ये महाविद्यालय का बड़ा योगदान रहा है। धीरे धीरे समय के अनुसार बदलाव होने लगे। विभिन्न प्रकार के कोर्सेस भौतिक सुविधाओं करते हुए महाविद्यालय में कोर्सेज चालू किए गए। सीनियर कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीसीए ऐसे डिग्री कोर्सेज है। एमए होम साइंस ये पीजी कोर्स भी है। कनिष्ठ महाविद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड एचएसवीसी शाखाओं में कोएजुकेशन है। ये महाविद्यालय गुणवत्ता, स्वयंशिक्षा, विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमों के लिए जाना जाता है और औरंगाबाद शहर में ये महाविद्यालय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अभी थोड़ा सा आज का वेबिनार का जो टॉपिक है के बारे में मेरे विचार वो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये जो वेबिनार का टॉपिक है भाषा और मीडिया, ये उसके बारे में, भाषा के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बोलना चाहती हूँ। मानव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा है। विभिन्न जन समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान इसका साधन भी भाषा ही है। भाषा के माध्यम से जन समुदाय की प्रांतीयता, संस्कृति तथा संस्कार प्रदर्शित होते हैं और इस प्रदर्शन का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से ही होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि माध्यमों से
भारत की भाषायिक विविधता में एकता लाने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो लोगों के विचारों को प्रभावित करने वाला और उसे परावर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। मीडिया भाषा के माध्यम से ही जनमानस तक पहुंचता है। भाषा मानवीय संचार का एक प्रमुख माध्यम है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों की संचार प्रक्रिया का आधार ही भाषा है और माध्यमों का कार्य जन समुदाय तक संदेश पहुंचाना होता है। इस भाषा चयन का आधार भी मासेस अपन बोलते होता है। जैसे समाचार पत्र का संग्राहक शिक्षित या कम से कम साक्षर होता है और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के संग्राहक में निम्न, मध्यम, उच्च वर्ग तथा अशिक्षित, शिक्षित, साक्षर, निरक्षर सभी तरह के लोग होते हैं। इसलिए माध्यमों से निश्चित ही अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भाषा, इसमें मौलिकता, व्याकरण पूर्णता नहीं होती। लिखित माध्यमों की भाषा मौलिक एवं व्याकरणिक दृष्टिकोण से स्वयं पूर्ण होती है। पुराने जमाने में लोग समाचार पत्रों से भाषा सीखते थे और अपनी भाषा में सुधार भी लाते थे। कि जिस भाषा में जिन शब्दों का उपयोग जनसंचार माध्यम करता है, ये भाषा स्वप्रमाण होती है। पर अब मीडिया की भाषा में ये विश्वास नहीं पाया जा रहा है। आज मीडिया के विभिन्न स्वरूपों में चटपटी, मनोरंजनात्मक, गतिमान भाषा का प्रचलन होता है। मीडिया भाषा के प्रति सम्मान का भाव रखना अपेक्षित है ताकि युवा पीढ़ी को भाषा के संस्कार मिले। माध्यमों का प्रभाव बढ़ने से साहित्य की स्थिति गंभीर बयान की जाती है। ये सुनाई दे रहा है कि साहित्य अर्थात शाब्दिक संरचना का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण समाप्त होने जा रहा है। साहित्य एवं साहित्य की भाषा विलुप्त हो रही है। मैं ये अपेक्षा से मेरी बात यहाँ समाप्त कर रही हूँ कि आज के साधन व्यक्ति इस विषय को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जैसे कि आप सबने सुना, हमारी प्रधानाचार्य मैडम ने महाविद्यालय के इतिहास और महाविद्यालय के निर्माण के पीछे की अपनी भूमिका स्पष्ट की। साथ ही आज का वर्तमान में आज का महाविद्यालय कैसा है और वह कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसके विषय में भी प्रधानाचार्य ने लोगों से बात की। उसके साथ ही वेबिनार का जो विषय है मीडिया और हिंदी, इसके विषय में भी जो है मैडम ने बात की। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात मैं मुख्य अतिथि का परिचय देने हेतु महाविद्यालय की डॉक्टर नमिता सोनाळे से नम्र निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि का परिचय दें। डॉक्टर नमिता सोनाळे। जी, धन्यवाद सर। डॉक्टर इंदिराबाई पाठक महिला महाविद्यालय औरंगाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सारस्वत अनुष्ठान के अंतर्गत मीडिया और भाषा को लेकर अपने मौलिक चिंतन एवं विचारों को आपके सम्मुख रखने हेतु जिनको हमने आमंत्रित किया और आज वे हमारे बीच उपस्थित है, ऐसे सारस्वत व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय सुश्री प्रोफेसर डॉक्टर सविता सिंह का परिचय देने हेतु मैं उपस्थित हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर सविता सिंह बहुमुखी प्रतिभा की धनी इसलिए है क्योंकि आपने केवल भाषा और साहित्य का अध्ययन नहीं किया, बल्कि भाषा और साहित्य से संबंधित ज्ञान की कई शाखा प्रशाखाओं में अपने अध्ययन को विस्तार देते हुए साहित्य हकीकत में समाज का दर्पण है, यह सिद्ध किया है। साहित्य केवल किस्से कहानियां नहीं होता, अपने समय के समाज का इतिहास, वर्तमान, भविष्य भी होता है। प्रोफेसर सविता सिंह ने हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महारत हासिल की है। अपनी 8 पुस्तकों के माध्यम से देश विदेशों में आयोजित सेमिनारों, साहित्यिक आयोजनों में अपने विचारों को रखा, व्याख्यानों के बहाने देश विदेशों की यात्राएं की। इसी के फलस्वरूप अखिल भारतीय हिंदी
हिंदी सेवा संस्थान इलाहाबाद ने आपको अपनी मानद उपाधि से विभूषित किया। साने गुरुजी सम्मान, समाज सेवी सम्मान, बेस्ट टीचर अवार्ड, हिंदी भूषण पुरस्कार, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको समय समय पर सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी के आप सदस्य रह चुके हैं और विशेष रूप से आप विगत 3 दशकों से हिंदी भाषा और साहित्य का अध्यापन करते आ रही है और आज 30 जून है। अगले माह 31 जुलाई 2020 को अपनी अध्यापकीय लंबी सेवा के बाद आप निवृत्त होने जा रही है। मैं जानती हूँ कि यह निवृत्ति नहीं है, नई दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति, एक नया आगमन होगा, एक बंदी बंधाई चौखट से बाहर एक नए आसमान पर उड़ान भरना होगा। मीडिया और भाषा को लेकर आप आज बोलने जा रही है क्योंकि मीडिया से आपका बहुत गहरा संबंध रहा है। आप लिखती रही है, आकाशवाणी दूरदर्शन से वार्ताएं समाचार देती रही है, पढ़ती रही है, इसलिए आप इस विषय पर साधिकार बोल सकती है। इसलिए आपको अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हुए हमें अत्यधिक खुशी हो रही है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सविता सिंह जी, आपका स्वागत है। आप अपने विचार रखिएगा। धन्यवाद नमिता जी। आदरणीय वसुधा पुरोहित मैम, डॉक्टर ईभा पाठक महिला महाविद्यालय औरंगाबाद की प्राचार्य, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमा दुधमांडे मैडम एवं उनका समक्ष हिंदी विभाग के सदस्य, आज मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मीडिया की भाषा के माध्यम से मुझे अपने सबके रूबरू करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए हृदय से आप सभी को नमन। जैसा कि आज कोरोनाग्रस्त वातावरण में किसी वेबिनार को कर पाना किसी यज्ञ से कम काम नहीं है। मैं जानती हूं कि महीनों से इसकी सफलता में जो आप सबकी मेहनत है, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं अपने विषय पर आती हूं। लेकिन उससे पहले आपके महाविद्यालय को जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए भी अग्रिम बधाई देती हूं। साक्षी, आता बाबा जे काही म्हणतील ना त्याच्यात तू आता त्रास नको घेऊ। हिंदी पत्रकारिता की भाषा पर जब हम बात करने की पहल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मीडिया के 2 भाग, एक प्रिंट मीडिया जिसे मुद्रित माध्यम कहते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मैं आज अपना विषय मुद्रित माध्यम पर, हिंदी के समाचार पत्रों पर रखने जा रही हूं। ये आवश्यक है कि यदि हम पत्रकारिता की भाषा को जानना चाहते हैं तो हिंदी पत्रकारिता की भाषा का क्रमिक विकास पहले समझ लें। सबसे पहले प्रथम चरण सन 1826 से 1873 का यदि हम लें तो हिंदी के समाचार पत्र उस समय देश की चेतना के लिए लिखे जाते थे। चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, हम सब गुलाम थे, तो उस समय सबसे पहला 1826 ईस्वी में उदत्त मार्तंड नामक समाचार पत्र आया था और उस समय इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 1 साल चलकर बंद हो गया था। द्वितीय चरण यदि मैं लूं तो सन 1873 से 1900 का, जो कि भारतेंदु युग था, पत्रकारिता के लिए ऐतिहासिक युग था। तृतीय चरण सन 1901 से 1921, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहते हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का आरंभ किया और भाषा में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। इस समय अंबिका प्रसाद गुप्त की इंदु पत्रिका भी थी और काफी चर्चा में भाषा के लिए यह युग रहा। साहित्यिक पत्रकारिता एवं हिंदी की साहित्य चेतना के लिए शीर्ष मणि कहा गया इस काल को, क्योंकि खड़ी बोली का सफल प्रयोग इस काल में हुआ। इसके बाद आया आधुनिक युग। 2010 में अखबारों की मांग इस कदर बढ़ी कि सबसे अधिक पढ़ा जाने लगा हिंदी का अखबार, और यहीं से भाषा की परिस्थितियों में तब्दीली आ गई, बदलाव आ गया। संस्कृत से निकलकर
हिंदी का समाचार पत्र अंग्रेजी के भंवर में फंसा और फिर खिचड़ी बन अपना अस्तित्व खोने लगा। भूमंडलीकरण के दौर में तो मीडिया का जो प्रभाव था वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे, अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा बिना किसी हिचक के। एक जमाना था जब हिंदी के साहित्यकार अपनी भाषा के लिए जाने जाते थे अखबारों में और कोशिश करते थे कि शब्दों को इस कदर पिरोया जाए कि हिंदी भाषा देश का सम्मान बनके, मुकुट बनके चमके। लेकिन आजकल इस भाषा के प्रति सजगता ही खत्म होती जा रही है, इसीलिए शायद इस चर्चा की आवश्यकता पड़ी है। अब हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया और भाषा की। किसी सूचना या संदेश को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में प्रिंट मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रिंट मीडिया के माध्यम है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतिहास के पहलुओं को भी दर्शाता है। जब तक लोगों का परिचय इंटरनेट से नहीं हुआ था, तब तक संचार माध्यम का उत्तम साधन प्रिंट मीडिया ही था। प्रिंट मीडिया की स्थापित होने के आविष्कार से ही मानी जाती है और इसका श्रेय जाता है जर्मनी को, क्योंकि प्रथम मुद्रित समाचार पत्र वहीं से छपा था। 2008 ईस्वी में जेफ गोमेज कि प्रिंट इज डेड और इसी नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। रोज डाउस ने तो यहाँ तक लिखा कि सन 2017 से 2040 तक विश्व से प्रिंट संस्करण प्रायः लुप्त हो जाएंगे। भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ, किंतु अधिक दिन तक चल न सका। 1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदय कुमारखंड प्रकाशित हुआ। एक समय था जब समाज का दर्पण कहा जाता था। बीच में कोई शायद बोल रहा है जी। एक समय था जब अखबार को समाज का दर्पण कहा जाता था। समाज में जागरूकता लाने में अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भूमिका किसी एक देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। विश्व के तमाम प्रगतिशील विचारों वाले देशों में समाचार पत्रों की महती भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। मीडिया से विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया में जनमत बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। निर्धारण में, जनता की राय जानने में और नीति निर्धारकों तक जनता की बात पहुंचाने में समाचार पत्रों का प्रभाव जानने के लिए आवश्यक है कि इसने एक सेतु का काम किया है। समाज पर समाचार पत्रों का प्रभाव जानने के लिए हमें उसके इतिहास पर एक दृष्टि डालनी आवश्यक है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबारों को अपनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया था। आजादी के संघर्ष में भारतीय समाज को एकजुट करने में समाचार पत्रों की विशेष भूमिका थी। ये भूमिका इतनी प्रभावशाली हो गई थी कि अंग्रेजों ने प्रेस के दमन के लिए हर संभव कदम उठाया। प्रिंट मीडिया को हम मुद्रित माध्यम क्यों नहीं कहते? इस प्रश्न के उत्तर में जन माध्यमों में हिंदी भाषा के स्वरूप की पहचान छिपी हुई है, उसकी सामर्थ्य भी और उसकी दुर्बलता भी। जब कलकत्ता से हिंदी साप्ताहिक रविवार शुरू हो रहा था, उस समय मणि मधुकर जी भी थे। कार्यवाहक संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह मीडिया पर एक स्तंभ शुरू करने जा रहे थे। प्रश्न यह था कि स्तंभ का नाम क्या रखा जाए। मणि मधुकर साहित्यिक व्यक्ति थे, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था। उनसे पूछा गया तो वे सोचकर बोले संप्रेषण।
ने बताया कि मुझसे अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि माध्यम अधिक उचित है। अंत में स्तंभ का शीर्षक यह तय हुआ, लेकिन सुरेंद्र प्रताप जी की विनोद वृत्ति अद्भुत थी। उन्होंने हंसते हुए मणि मधुकर जी से कहा कि दरअसल हम दोनों अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद कर रहे थे। एक ने प्रिंट को मुद्रित कहा तो दूसरे ने कम्युनिकेशन को संप्रेषण कहा। हम देख सकते हैं कि आज हम जो भी हिंदी समाचार की बात करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का सीधा अनुवाद कर देते हैं। कोई चाहे तो इस सामर्थ्य भी बता सकता है कि अंग्रेजी से हिंदी में हम अनुवाद कर देते हैं, और कोई चाहे तो इसे कमजोरी भी बता सकता है। हिंदी अपने आदिकाल से ही संघर्ष कर रही है, उसे उसका प्राप्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अपने को बचाने की खातिर हिंदी ने कई तरह के समझौते भी किए। हमारा चालू अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, उर्दू आदि के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, किसी का तिरस्कार नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अंग्रेजी से भी दोस्ती का हाथ मिलाया। हिंदी की शक्ति है, किसी भी जिंदा और जिंदा दिल भाषा की होती है। इस प्रक्रिया में यदि हम देखें तो हिंदी हर पराई चीज का हिंदीकरण कर लेती है, अतः उसने अंग्रेजी शब्दों का भी हिंदीकरण कर लिया। आजादी के बाद भी कुछ वर्षों तक हिंदी अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रतिशब्द बनाती रही, जैसे बजट, टिकट, मोटर और बैंक जैसे शब्द सीधे ले लिए गए, क्योंकि ये हिंदी के प्रवाह में घुल मिल जा रहे थे, और इनका अनुवाद करने के प्रयास में जैसे रेलवे लाइन को लौह पथ गामिनी जैसे असंभव शब्द ही हाथ आ रहे थे। तो हिंदी ने कभी शब्दों को ग्रहण करने में कोई कोताही नहीं बरती। पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को नया जीवंत रूप और संस्कार देने का काम किया है। माना जाता है कि भाषा का ज्ञान पत्रकार का सबसे बड़ा गुण है। साफ है, जिस पत्रकार की भाषा जितनी पैनी होगी वो उतना ही सफल और सक्षम होगा। किसी भी भाषा की रचना सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती। भाषा परिवर्तनों में जन्म लेती है और परिवर्तनों के साथ ही विकसित होती है। नए समाज में विकास की नई परिस्थितियां, नई घटनाएं जन्म लेती हैं। युद्ध, क्रांति या आंदोलन के नए रूप खड़े होते हैं, तब उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए नई भाषा, शैली और शब्दावली की जरूरत महसूस होती है। पत्र पत्रिकाओं का सीधा रिश्ता सामान्य जनता से होता है, इसलिए भाषा में बदलाव की यह जरूरत सबसे पहले समाचार पत्रों को ही महसूस होती है। ऐसे संक्रमण काल में पत्रों के सामने दो नए काम आ खड़े हुए, नई शब्दावली की रचना और दूसरा उसका मैडम 1 मिनट में आपको रोकना चाहता हूँ। मनोज सर सभी को म्यूट कीजिए, केवल मैडम को छोड़कर सभी को म्यूट कीजिए। ये दूसरे लोग आवाज करते हैं तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मनोज सर, एक जन तो खाना खा रहे हैं मेरे सामने। हाँ वही तो मैंने भी वो अच्छा ठीक है, मैं मनोज Redmi 5 ये आपका मोबाइल है ना? बनाती हूँ तो तुम म्यूट करो, क्योंकि अगर मैंने म्यूट किया और लाइट चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी मैम, क्योंकि ये खाना भी खा रहे हैं और बच्चों से भी बातें कर रहे हैं और ये सभी को सुनाई दे रहा है। और वो सामने बिल्कुल फ्रंट में आ रहा है। हाँ वही तो समझनी चाहिए। मनोज निकला होस्ट मनोज है। मनोज सर, Where is मनोज? हाँ बोलो मैडम। निकला होस्ट मनोज है। वाघ सर, किशोर सर, तुमचा आवाज बंद करा। सर आप इनके वीडियो क्लोज कर दीजिए। मनोज सर, हाँ केवल बोलो ना। मैडम को छोड़कर बाकी सभी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है चलेगा। तू सगळ्यांना म्यूट कर आणि फक्त मॅडमला
हाँ मैडम, सबको म्यूट कर दिया है अभी, आप वहां से सिर्फ अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। अच्छा जी, हाँ थैंक हाँ, यू ओके। जी। हमारे सामने सोनू सूद हैं। ठीक है, किसी ने लगा रखा होगा सोनू सूद जी की फोटो। चलिए मैं शुरू करूं? कर दीजिए मैडम, कर दीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ जी रही जी है मैडम, मैडम, आ रही है। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरह से समाचार पत्रों में भाषा ने अपना रूप बदला। भाषा की रचना में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं कि कुछ नए शब्द किसी खास घटनाक्रम के संबंध में अस्तित्व में तो आते ही हैं, किंतु जैसे ही उस घटनाक्रम की चर्चा थमती है, वे शब्द भी धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। लुप्त प्राय शब्द भी अचानक अस्तित्व में आ जाते हैं, जैसे महाभारत टेलीविजन सीरियल में आते ही माताश्री, भ्राताश्री, पिताश्री वगैरह लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सीरियल बंद होते हैं, इन शब्दों का भी लोप हो जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, विकास और परिमार्जन में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न केवल साहित्यिक दृष्टि से पत्र पत्रिकाओं का योगदान हिंदी की समृद्धि में उल्लेखनीय है, बल्कि भाषा की दृष्टि से भी वे महत्वपूर्ण है। भाषा शास्त्रियों की धारणा है कि प्रयोग के क्षेत्रों के अनुसार भाषा का एक विशिष्ट स्वरूप निर्धारित होता है। सन 2017 में अखबारों की विश्वसनीयता के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अखबारों ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC ने 10 साल 2006 से 2016 तक की गणना करके आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार प्रिंट मीडिया का वितरण सन 2006 में 3.91 करोड़ प्रतियां था, जो सन 2016 में बढ़कर 6.28 करोड़ प्रतियां हो गया। इससे यह ज्ञात होता है कि 2.37 करोड़ प्रतियां वितरण में बढ़ी। सभी भाषाओं की अपेक्षा हिंदी समाचार पत्रों के वितरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। किंतु फिर सवाल उठता है कि भाषा का क्या उसके स्तर में वृद्धि हुई? शायद नहीं। यही कारण है कि हमें भाषा को लेकर सजग होना पड़ेगा और विमर्श के माध्यम से उसे संवारना पड़ेगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की भाषा पर, उसका यही कारण है कि हमें समाचार पत्रों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वितरित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या पढ़ने वालों की भाषा में सुधार हो रहा है। आजकल भाषा के स्वरूप में विकृति आती जा रही है और व्याकरण के नियमों की घोर उपेक्षा हो रही है। नई परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए मीडिया और समाचार पत्र भाषा के जिस स्वरूप को अपना रहे हैं, वो साहित्य में उससे भिन्न है। मीडिया और समाचार पत्रों की भाषा के लिए शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना बुरा नहीं है, किंतु भाषा जनसाधारण के लिए सुबोध होनी चाहिए। डैनियल डेफो का कहना है, यदि कोई मुझसे पूछे कि भाषा का सर्वोत्तम रूप क्या हो, तो मैं कहूंगा कि वह भाषा जिसे सामान्य वर्ग के भिन्न भिन्न क्षमता वाले 500 व्यक्ति, और कोट किया है कि मूर्खों और पागलों को छोड़कर अच्छी तरह से यदि वो समझते हैं, तो ही वो वास्तव में सर्वोत्तम समाचार पत्र है। आजकल बोलचाल के ठेठ शब्दों के साथ ही पुनरावृत्ति मूलक शब्दों का प्रयोग भी हिंदी समाचार पत्रों में बहुत अधिक होने लगा है। एक समय था जब घर में लोग अतिथि के तौर पर आते थे तो उनके सामने कभी कभी समाचार पत्र रख दिए जाते थे और इसकी भाषा उत्तम है लिखने के लिए एक परिच्छेद दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इसमें से जरा हर एक शब्द जो आपको लगता है उसके कितने पर्याय आप जानते हैं, जरा लिख कर बताइए, और जो सबसे ज्यादा पर्याय लिखेगा उसकी भाषा सर्वोत्कृष्ट। आज भला हम ऐसा करने की हिमाकत कर सकते हैं? सोच कर देखिए। हिंदी अखबारों में अनुवाद की जो भाषा घुस रही है, वह चिंता की बात है।
यदि बंगाल में कोई घटना घटती है और उसका समाचार बंगला में छपता है, तो अंग्रेजी की समाचार एजेंसियां उसे अंग्रेजी में अनुदित कर हिंदी पत्रों को भेजती हैं। हिंदी समाचार पत्र उसका हिंदी में अनुवाद कर छापते हैं, जिससे अक्सर घटना की प्रस्तुति की मूल भावना ही समाप्त हो जाती है। एक तो हिंदी समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी अंग्रेजी की अनुचर बनकर कांतिहीन और अवरुद्ध गति वाली हो गई है। दूसरे, अनुवाद की जूठन और अंग्रेजी की प्रवृत्ति से तैयार किए गए समाचार और पत्रकारिता का प्रभाव जनमानस पर सीमित हो रहा है। साथ ही भाषा की दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता अपने मौलिक स्वरूप की स्थापना भी नहीं कर पा रही है। आज प्रचार प्रसार तथा संवाद स्थापित करने का सबसे सशक्त माध्यम मीडिया ही है, जिससे अनेक तरह की सूचनाएं और ज्ञानवर्धक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लोग पत्र पत्रिकाओं के शब्दों को प्रामाणिक मानकर ग्रहण करते हैं, चाहे वे अशुद्ध ही क्यों ना हो। किंतु समाचार पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होता जा रहा है। इसीलिए अखबारों को अपनी भाषा पर खास ध्यान देना चाहिए। मौजूदा हिंदी अखबारों की भाषा में एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। कभी कभी तो किसी समाचार पत्र के एक पर यहाँ तक कि एक ही खबर में एक शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। इस बहुरूपता से समाचार पत्र की मर्यादा को कितनी ठेस पहुंचती है, इसका ध्यान भी हम नहीं रखते। और इसीलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है कि यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। आजकल अखबारों में मीडिया की चर्चा बहुत होती है, हालांकि ज्यादातर इसका मतलब टीवी चैनलों से लगाया जाता है। अखबारों में अखबारों की चर्चा लगभग बंद सी हो गई है। सोच कर देखिए कि क्या कितने दिन हो गए कि आप लोगों ने किसी अखबार की चर्चा की हो। पहले भी ज्यादा कहाँ होती थी, क्योंकि प्रायः सभी अखबार एक ही राह पर चल रहे हैं और इस राह पर आत्म परीक्षण के लिए इजाजत नहीं है। बहरहाल इस तरह के स्तंभों के लिए माध्यम शब्द नहीं चलता, मीडिया का शोर जरूर है। इस मीडिया अखबारों के लिए प्रिंट मीडिया शब्द चल पड़ा है। चूंकि मीडिया शब्द पहले से चल रहा था, इसलिए उसमें प्रिंट जोड़ देना आसान लगा। मुद्रित माध्यम या मुद्रित मीडिया लिखना अच्छा नहीं लगता। इस तरह के संस्कृत मूल के या खिचड़ी शब्दों से हम अब बचने लगे हैं, क्योंकि यह पिछड़ेपन का प्रतीक दिखाई देने लगा है और सीधे अंग्रेजी पर्यायों का इस्तेमाल करने लगे हैं। रविवार के समय भी मीडिया के लिए हिंदी का कोई मौलिक शब्द खोजने का श्रम नहीं लिया गया, लेकिन इतनी सभ्यता बची हुई थी कि अंग्रेजी शब्द से इसके अनुवाद से काम चलाया गया। मुझे याद है हमारे गुरु थे यहाँ डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी। उन्होंने एक सेमिनार में ये बात कही थी कि मैंने LIC की पॉलिसी इसलिए नहीं ली क्योंकि वो हिंदी में प्रिंट नहीं था उसका। ये वो जमाना था जब लोग अपने देश के लिए जीते और मरते थे। आज हम सब भूल गए हैं कि देश जैसी बड़ी चीज को छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ में अधिक फंस गए हैं और उसका नतीजा हम सबके सम्मुख दिखाई भी दे रहा है। पहले के लोग अपने देश की भाषा का सम्मान करते थे और उस भाषा को राष्ट्र का हित मानते थे। भाषा हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है। इसलिए कहा भी गया है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। अखबारों के संपादक को घटनाओं का विवरण देने के लिए भाषा पर पकड़ के साथ शब्दों में सौम्य, सहज और शालीन भाषा की पकड़ आवश्यक है। प्राचीन काल में भाषा के जानकार ही इस ओर पहल करते थे। आप देखिए प्राचीन काल का जरा उठाकर इतिहास कि जो हिंदी ही नहीं बहुभाषी हुआ करते थे साहित्यकार, जिन्होंने अपनी कलम हर विधा पर चलाई थी, वो संपादक हुआ करते थे और उनकी संपादकत्व में जो संपादकीय लिखा गया उसे ऐतिहासिक रूप से संजो कर रखने की बात होती थी। आज हम ये सोच सकते हैं क्या? प्रश्न चिन्ह है।
सन 1846 में राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस से अखबार निकालते थे और उसमें बोलचाल की भाषा यदि आ गई तो उसकी वो कड़ी आलोचना करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण के नाम से निकाला। प्राचीन काल में लोग भाषा की शुद्धता, सरलता, सहजता और सही शब्दों के चुनाव पर अधिक ध्यान देते थे। आज भी यदि हमें अपना समाज सुरक्षित रखना है तो समाचार पत्र ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा पर गौर करना होगा कि शब्दों का चुनाव हरदम उत्तम ही हो। भाषा व्यक्तित्व के साथ साथ देश की भी पहचान है। अब यदि हम बात करें कि पहले के समाचार पत्र की भाषा और आज के समाचार पत्र की भाषा में क्या अंतर है, तो मैंने कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया। पिछले इतवार को मैंने 3 अखबार खरीदे, जिसमें एक आज का आनंद था, एक यशोभूमि थी महाराष्ट्र से निकलता है, और एक नवभारत था। तो प्राचीन काल के मैंने 3 साल लिए। 22 सितंबर 1947 में निकलने वाला जनसत्ता में जिन्ना, उसकी जरा सुर्खी देखिएगा क्या क्या है, और आज के अखबारों की मैं सुर्खी बताऊंगी, तब आपको भाषा का असली अंतर पता चलेगा। तो उस समय सन 1947 के अखबार की सुर्खी थी, जिन्ना अल्पसंख्यकों की रक्षा में असमर्थ। प्रथम पेज की मैं बात कर रही हूं, प्रथम पृष्ठ की मैं बात कर रही हूं। 20,000 शरणार्थी प्रतिदिन हटेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व खतरे में, घोषणा परिवर्तन की बात असामयिक, राजद्रोही पाकिस्तान का मार्ग पकड़े। जो राजद्रोही है वो पाकिस्तान का मार्ग पकड़े। इस आप 4 सुर्खियों में कहीं पर भी एक शब्द दूसरी भाषा का नहीं पाएंगे। अब देखिए इसी जगह 1970 की सुर्खी, सरकार से अणुबम नीति बदलने की मांग, दल बदल कर प्रतिबंध लगाने की मांग, गौ हत्या पर रोक के लिए देश में पुनः आंदोलन होगा। इसमें भी एक शब्द किसी दूसरी भाषा का नहीं मिला। सन 1983 का जरा जनसत्ता की सुर्खी देखिए, साथी रिहा नहीं किए तो अगवा लोगों की हत्या, नाखुश इकाइयों को राज्यपाल बनाने की तैयारी, वीपी और मुलायम एक मंच पर आने को तैयार, मेवात में हालात काबू में, भाजपा को अछूत करार देने से ये हालात बने अटल बिहारी वाजपेयी। आज जब हम आधुनिक पत्रकारिता की बात करते हैं 2020 की, तो हिंदी पहचान खोने लगी, संस्कृत से निकलकर अंग्रेजी के भंवर में फंसी और फिर खिचड़ी भाषा बनकर उभरी, जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब देखिए इतवार को जो मैंने अखबार लिया उसके मैंने कुछ नमूने पेश किए हैं या लिखे हैं, खोज की है। नवभारत में कुल मिलाकर 12 पृष्ठ हैं और आज के आनंद में कुल मिलाकर 16 पृष्ठों का अखबार है। पृष्ठ खूब हैं, चाहे तो हम भाषा को खूब सुधार सकते हैं, लेकिन जब मैंने नवभारत देखा तो दिल इतना खट्टा हो गया, उदास हो गया। पहले पेज पर सुर्खी देखिए, पहले पृष्ठ पर लिखा था, पीके में चीनी विमान, सीटीएस पर पहुंच रहा जत्था, मांग बढ़ेगी तो और स्पेशल ट्रेन चलेगी। गौर करिएगा कितने शब्द किसके हैं, किस किस भाषा के हैं। सुशांत सुसाइड केस, एक्शन में पुलिस। दूसरे पे, ये पहला पेज था जिसे पढ़कर जनता क्या सीखे आप स्वयं सोचें। आज पत्रकारिता हमारी किस ओर जा रही है। दूसरा पृष्ठ देखिए, बिजली बिल को लेकर ग्राहक भ्रमित, नौकरी भर्ती के फॉर्म की जलाई होली, चैन स्नैचिंग और वाहन चोरी। अब बताएं आप कि अखबार पढ़ने का मन क्यों होगा। चोरी, डकैती, सुसाइड, कहीं पर कोई भाषा का एक पृष्ठ है जो मन को सुकून दे, भाषा को आगे ले जाए। तीसरा पृष्ठ देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का मामला, चौथा पृष्ठ, यानी एक पूरा पृष्ठ ही प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान का मामला। चौथा पृष्ठ, ग्राम पंचायत अस्पताल विज्ञापन कार्यशाला मिलीजुली खबर।
5वां पृष्ठ पूरा तीर्थ स्थानों की खबर, 6ठा पृष्ठ अवकाश, क्रिकेट, और एक उसमें आधे पेज टिड्डी का दल गुरुग्राम पहुंचा, अमोनिया गैस से लीक, मैनेजर मृत। आप बताएं मुझे कि इतने पृष्ठों के समाचार पत्रों में आप पत्रकारिता के स्वरूप का कैसे आनंद ले पाएंगे जिसमें आप भाषा को महसूस करेंगे? क्या इसमें कोई भाषा आपको ऐसी लग रही है कि जो हमारे व्यक्तित्व को, जहां एक सुर्खी में शीर्षक आया भी कि भाषा का व्यक्तित्व से कनेक्शन, पढ़ने वाला हिंदी भाषा को लेकर कैसे सजग हो सकता है? प्रश्न यही उठता है। अब दूसरे अखबार की चर्चा हम नहीं करेंगे, आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज हमारे हिंदी समाचार पत्रों में भाषा को लेकर इस चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम भाषा के प्रति सजग नहीं हैं, टीआरपी के प्रति बहुत सजग हैं। पैसे कैसे आए, भाषा बिगड़े, व्यक्तित्व बिगड़े, देश बिगड़े, कोई सजग नहीं है। लेकिन प्राचीन काल के लोग, जरा आप देखें, गौर करें, हरिवंश राय बच्चन को ले लीजिए, अंग्रेजी में पीएचडी करने के बाद लेखन कार्य पूरा हिंदी में किया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के प्रति ये लोग सजग थे, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को भली प्रकार समझते थे। हम तो आज राष्ट्र छोड़िए, हम अपने घर में ही अपने अस्तित्व के सिवा किसी को आंकना नहीं चाहते हैं, तो इन पत्रकारिता की भाषा को कैसे जानेंगे? सजगता हमारी मानसिकता ही नहीं रह गई, तो हम अपने देश को कैसे सजग भाषा के प्रति कैसे बनाएंगे? आप देखिए, हिंदी पढ़ाते समय मैंने इस चीज को महसूस किया कि लोग अभी तक, हमारे प्रोफेसर भाई बहन ये नहीं जानते हैं कि हिंदी किसी के घर की भाषा नहीं है। हिंदी देश का अस्तित्व है। राष्ट्र की भाषा भले न बनी हो, राजभाषा भले बनी है, लेकिन राष्ट्रभाषा न बन पाने से हमारी अवनति ही है। क्योंकि किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए 3 जो जरूरी चीजें हैं, वो राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गीत और राष्ट्र भाषा। अभी भी हम अगर देखें तो स्वतंत्रता के नाम पर बेईमानी को ही जी रहे हैं। इसलिए जागना होगा, हम सभी को जागना होगा। हिंदी किसी के घर की चीज नहीं है, राष्ट्र की चीज है। जिस तरह पिता के बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, उसी तरह राष्ट्र की भाषा के बिना राष्ट्र नहीं हो सकता। इसलिए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति द्वंद्व ना फैलाएं, विवाद ना करें। माता के बिना बच्चा नहीं आ सकता, पिता के बिना नहीं। दोनों की आवश्यकता जिस तरह है, इसी तरह राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों का बहुत बड़ी भूमिका देश के लिए है, समाज के लिए है, व्यक्तित्व के लिए है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। जरूरत है तो दिनकर की इन पंक्तियों को सोचने की, और यदि हम हिंदी भाषा का शुद्ध, सरल और सहज भाव से उपयोग करेंगे तो आज हमारी नई पीढ़ी का दायित्व बनता है कि वो भाषा का शुद्ध प्रयोग करके उसे एक नई दिशा प्रदान करे, मीडिया की भाषा में सुधार कर समाचार पत्रों की भाषा के स्वरूप को उत्कृष्ट बनाए। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि युवा पीढ़ी आज की बड़ी सजग है, वो इस कार्य में अपना सहयोग अवश्य देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। और अंत में मैं प्राचार्य महोदय को बता दूं कि डॉक्टर पुरोहित मैडम, मैं आपके महाविद्यालय में 2014 में आई थी, जब मैंने लघु शोध प्रबंध मीडिया में महिलाओं का योगदान, इस पर अपना लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। तो आपके यहाँ एक मीडिया पर ही महिला महाविद्यालय ने सेमिनार रखा था, नेशनल सेमिनार, जिसमें मैं आई थी।
तो हम हृदय से आप सबका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस बात को लेकर सोचा कि मीडिया की भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए आज चर्चा की आवश्यकता है। सूत्र संचालन महोदय को बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर सूत्र संचालन किया। मेरा परिचय देते हुए नमिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रमा दुधमांडे मैडम को एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद और आप सबका आभार जिन्होंने मुझे सुना, उन सबको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने समाचार पत्र में भाषा की बहुरूपता किस प्रकार बढ़ रही है इस ओर हम सबका ध्यान खींचा, और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों भी कितनी जरूरी है इस बात का भी हमारे जो प्रतिभागी है उन सबको परिचय कराया। लेकिन मैडम आपने जो भी बातें की, अगर यहाँ बैठे कोई प्रतिभागी है, अगर आपके मन में मैडम के व्याख्यान के विषय में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो सादर आमंत्रित है, क्योंकि मैडम को किसी आवश्यक कार्य के हेतु अभी तुरंत महाविद्यालय में जाना है। इसलिए अगर आपके मन में कोई मैडम के व्याख्यान के ऊपर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है, तो वो सादर आमंत्रित है। प्रतिभागियों में से कोई अगर मैडम को प्रश्न पूछना चाहता है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। मनोज सर, अगर कोई प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहता है तो उनका ऑडियो ऑन कीजिए। चलेगा। किसी के मन में कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मैं संतोष कुमार वर्मा बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी बोलिए। मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब जिसके जिम्मे मतलब जिनका दायित्व है वही जब ऐसा कार्य करेंगे तो हिंदी की क्या दशा, मतलब जिस तरह से पहले मतलब सभी हिंदी के प्रति लालायित थे, अभी आजकल देखा जा रहा है कि मिक्स का चलन चल पड़ा है हिंदी में भी। मतलब हर तरह न्यूज में मैं देखता हूँ, समाचार पत्रों में जहाँ पे खड़ी पाई लगती थी वहाँ पे आज सिर्फ पॉइंट बिंदु दे दिया जाता है। और हिंदी में तो पूरा मतलब अगर एक पेपर पढ़ा जाए जैसा कि आपने अभी बताया, और मैं भी देखता हूँ पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे मतलब हिंदी की शब्द कमती जा रही है और अंग्रेजी के शब्द बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे कैसे और दूर किया जा सकता है? सर, इसे दूर करने का एक ही उपाय है कि हम जितने हिंदी के शिक्षक हैं ये इतना प्रभावपूर्ण शिक्षण अपनी कक्षाओं से दें कि उनके विद्यार्थी खूब अच्छे तैयार होकर समाज में ये काम करें। जिस समय मैं 2014 में प्रिंट मीडिया में महिलाओं के योगदान पर दूर दूर गई, दिल्ली गई, मध्य प्रदेश गई, भोपाल गई, सब जगह गई, और उस पर मैंने जब देखा तो मैंने पाया हिंदी की पत्रिकाओं में गलती से चले आए हैं, नौकरी नहीं मिली है तो साइंस की लड़की कह रही है कि मैं तो ऐसे ही आ गई, क्योंकि हिंदी बोलती थी इसलिए पत्रिका का काम करने लगी। अब आप बताएं कि जिसने हिंदी पढ़ी नहीं है, जिसका विषय विज्ञान है, वो जब इस तरह पत्रिकाओं में आने लगेगी तो हिंदी वाले बच्चे तैयार करने बहुत जरूरी हैं, विद्यार्थियों को लालायित करना। आज देखिए मीडिया में श्वेता सिंह की जरा तनख्वाह तो दिखा देते हैं कि 8 लाख जो है इनको मिल रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा। भाषा का लालच दें कि देखिए वो कैसी हिंदी बोलती है, कितनी जो है हिम्मत करके वो कहां-कहां जाकर जो है समाचार इकट्ठे करती है। तो हम सब अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ही हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और देखिए मैंने अपनी माताजी के नाम पर जो ट्रॉफी रखी है कि हमारी माँ भी जिंदा रहे और हमारी हिंदी भी जिंदा रहे। तो हिंदी में अंक लाना ही नहीं, हिंदी भाषा जो अच्छी बोलेंगे, जो अच्छी लिखेंगे, तो मैं समझती हूँ सारे शिक्षकों का दायित्व है कि वो अच्छे हिंदी वाले विद्यार्थी तैयार करें और उन्हें उस ओर भेजें जिधर आज कारों में दूसरे लोग आ रहे हैं। नौकरी के बड़े जो हैं हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य है हिंदी को लेकर, लेकिन हम लोग अपने विद्यार्थियों को इस ओर भेज नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी धन्यवाद मैडम। मैडम एक और प्रश्न था, अगर आप कहें तो मैं पूछूं? जी जी बिल्कुल, स्वागत मैडम। आज के दौर में मैं देख रहा हूं कि हिंदी जो विद्यालय है, ठीक है, हिंदी विद्यालय जितना भी स्कूल है
वह बंद होने के कगार पे है। वहीं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बढ़ते जा रहे हैं और उसमें फीस भी उस तरह से वसूला जा रहा है, लेकिन गार्जियन जो पेरेंट है, अभिभावक है, वो सोचते हैं कि ये बच्चे का भविष्य अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही पढ़ाने से सही होगा। तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और हिंदी माध्यम के स्कूल यहाँ पे कमते जा रहे हैं। इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? इसको सर हम अपने घर से ही दूर कर सकते हैं। देखिए, हमारा पुत्र है जो इस समय लंदन में बैठकर हिंदी देवनागरी में काम कर रहा है। अमेरिका और यूएसए और लंदन दोनों से उसने स्कॉलरशिप ली है हिंदी में काम करने के लिए। वो आज पीएचडी देवनागरी लिपि में उसने टाइपोग्राफी, हिंदी के शब्द कैसे बनाए जाएं, इस पर उसने काम किया, जबकि वो आर्किटेक्ट है। हमें अपने घर से हर शुरुआत करनी है। हमारे पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन उनको संस्कृत, हिंदी, उर्दू सब भाषा आती थी। गांधी जी के साथ काम किया उन्होंने। तो हमें भी लड़की होते हुए उन्होंने कहा कि तो बहुत आगे बढ़ो, पढ़ाई के सिवा कोई धन नहीं है। आप अपने घर से एक एक बच्चा तैयार कर लें, देश आगे बढ़ेगा। हिंदी मीडियम में पढ़ाना जरूरी नहीं है, लेकिन भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हिंदी मीडियम के स्कूल बंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां सजगता नहीं ला रहे हैं। आप भाई बंधुवादी में हिंदी के पदों पर शिक्षकों को भर्ती करेंगे जो हिंदी बोल नहीं पाते। हमारे विद्यार्थी कहते हैं, मैडम आप चली जाएंगी तो मैं हिंदी छोड़ दूंगी। मैंने कहा क्यों? और नसीब देखिए कि अभी वेब शुरू हो गया है, तो अब हमने बच्चों से कहा आप पूरी जिंदगी हमसे पढ़िए, लेकिन आपकी ललक होनी चाहिए। हम अपने विद्यार्थियों को पुणे विद्यापीठ में एमए करने की फीस देते हैं कि आप वहां जाइए, हिंदी पढ़िए और कुछ बनिए। हमने कुमार विश्वास के गीत याद करवा के मंचों से प्रस्तुत करा के, रामा अप्पा बागल नामक विद्यार्थी आदिवासी का बच्चा है जिसको हम कुमार विश्वास कहने लगे हैं। ये प्रगति कहाँ से होती है? शिक्षक से होती है। आप बिल्कुल निसंदेह इस बात को कहें कि आप में अगर ललक है तो आप हिंदी को कभी मरने नहीं दे सकते हैं, और हिंदी कभी मरेगी भी नहीं। ये राष्ट्र इतना छोटा नहीं है कि हिंदी स्कूल में अगर विद्यार्थी कम हो जाए तो हिंदी मर जाएगी। भाषा बहुत जो है कष्ट से पनपती है, और हिंदी से अच्छी तो कोई वैज्ञानिक भाषा ही नहीं है। जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, वैसी पढ़ी जाती है। ये कभी मरने वाली चीज नहीं है, इसको मन से निकाल दें। जरूरत हमारे स्वयं के अंदर ललक पैदा करने की है, और एक एक बच्चे को उसकी एडवांसनेस, उसकी जो है आधुनिकता समझाइए। आज हम अपने हिंदी के विभाग में 2004 से हिंदी टाइपिंग शुरू करवा चुके हैं। हम उन्हें पीपीटी बनाना, कोलाज बनाना सिखाते हैं। हिंदी के प्रति उनके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना सिखाइए। हमने अभी लॉकडाउन के समय अपने सभी विद्यार्थियों की जूम पर क्लासेस ली, और बच्चे गांव से बैठकर जुड़े और उन्होंने बड़ा आनंद लिया। हमारे बीए के बच्चे सांकृत्यायन को पढ़ रहे हैं यूट्यूब से। आप ललक पैदा करिए सर, हिंदी कभी नहीं मरेगी। हिंदी स्कूलों में जो भी राजनीति हो उसको भूल जाइए, केवल अपनी जिम्मेदारी याद रखिए कि हिंदी की मात्राओं को हम कक्षा से गलत नहीं जाने देंगे। पूरे महाराष्ट्र में एक शब्द याद रखिएगा, हॉलीबॉल बोला जाता है, वॉलीबॉल को हॉलीबॉल जो अंग्रेजी का बोला जाता है, ये शिक्षकों की गलती है। किसी शिक्षक ने एक प्रयोग कक्षा में किया होगा, पूरा महाराष्ट्र हॉलीबॉल बोल रहा है। तो भाषा का शिक्षक सजग होना चाहिए, उसके मुंह से एक शब्द गलत नहीं जाना चाहिए। इसका दायित्व तो आप उठा लीजिए। हिंदी बहुत पनपेगी, बहुत आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नेहा लक्ष्यकर मैडम है, उनको करना है। अच्छा, नेहा जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ नेहा जी, प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं गंगा सागर दीनबंधु कटिहार से बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ बोलिए। अभी जो हिंदी में देख रहा हूँ कि 1 से 10 तक का जो अंक है लिखते जो थे, वो विलुप्त होने के कगार पर लगभग में है। 1 से 10 और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप और हम प्रयोग करते रहे। हमने कहा ना, आनंद प्रकाश दीक्षित जी ने एक ही बात कही थी कि हिंदी के सारे प्राध्यापक अपना हस्ताक्षर हिंदी में ही करें। हिंदी के प्राध्यापक अपना हस्ताक्षर हिंदी में करें। हम तो ये चैलेंज करते हैं कि चुनौती देते हैं कि हिंदी के प्राध्यापक अगर उनको 1 से 100 तक गिनती कहिए तो वो प्रोनाउंस सही
उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो जहां कहीं भी गलती आती है महोदय, हम अध्यापकों की गलती है समाज को बदलने की। मैंने आज अपना स्टेटस पे डाला है कि शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों अपनी गोद में पालता है, ये चाणक्य का वाक्य है। शिक्षक चाहे तो समाज को बदल दे और शिक्षक चाहे तो उसे नष्ट कर दे। इसलिए आप हिंदी की गिनती के लिए भी चिंतित ना हो, उसकी मात्राओं के लिए चिंतित ना हो, केवल इतना ध्यान रखें, उसके प्रति इतना प्रेम करें कि अपने कक्षाओं से हर बच्चे को तैयार करें। हम देखते हैं शिक्षक जाते हैं और केवल लेसन पाठ पढ़ा कर आ जाते हैं। हम जाते हैं तो कक्षा में आग लगा कर आते हैं बच्चों के दिलों में कि तुम हिंदी जब बोलोगे तो आपको कौन रोक सकता है, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसी चुनौती लेकर जब आप कक्षा में जाते हैं, आज देखिए आरजे और ये सारे जो मीडिया में समाचार देते हैं, इनकी तनख्वाह जरा देखिए, लेकिन उनकी मेहनत भी तो देखिए। तो अपने विद्यार्थियों के साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मेहनत कर। हम जब क्लास में सुनाते हैं कि एक था राजा का बेटा, 2 दिन से लेटा था भूखा, 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट में गर्म किया, 6-6 घंटे बाद पिया, 7 मिनट में नैना खोले, 8 मिनट रानी से बोले, 9 अशर्फियां दान करी, 10 में फिर दौड़ लगाई, इसे न भूलो मेरे भाई, इस तरह गिनती समझाई। तो बच्चे चौकन्ने हो जाते हैं। दम कहाँ होनी चाहिए? शिक्षकों में। विद्यार्थी तो तैयार होंगे ही। इसलिए महोदय बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी गिनतियां बच्चों को हिंदी में सिखाइए और एंजॉय करके पढ़ाइए, मौज से पढ़ाइए, बच्चे तल्लीन हो जाएंगे। हिंदी कभी नहीं खत्म होने वाली चीज। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम को किसी आवश्यक कार्य हेतु अभी महाविद्यालय जाना है, इसीलिए हमने जो प्रश्नोत्तर का जो सत्र था वो दोनों अतिथियों के व्याख्यान के बाद हमें लेना था, लेकिन मैडम की ये जो आवश्यकता है उनको बाहर जाना है, इसलिए हमने प्रश्नोत्तर जो है मैडम के व्याख्यान के अभी ले लिए हैं। धन्यवाद मैडम। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और कहते हैं कोई भी चर्चा सत्र सफल तब है जब उसमें प्रश्न पूछे जाएं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रमा मैम और पुरोहित मैम, आप सबको, आपके पूरे ग्रुप को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सुनती हुई जाऊंगी आपका। बाय, थैंक यू। मैं डॉक्टर सविता सिंह के विषय में के लिए हिंदी विभाग और महाविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसके पश्चात मैं अगले जो विशेष अतिथि है उनका परिचय देने हेतु डॉक्टर नमिता सोनारी से नम्र निवेदन करता हूं कि वे विशेष अतिथि का परिचय कराएं। जी सर। डॉक्टर सोनारी जी, अपने मौलिक विचारों को रखने हेतु हमारे बीच इंदौर मध्य प्रदेश से आदरणीय सुश्री डॉक्टर स्मृति नरेश चौधरी जी उपस्थित है। सुश्री स्मृति चौधरी का और डॉक्टर इंदिराबाई पाठक महिला महाविद्यालय का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। इसी महाविद्यालय में आपने कुछ वर्षों तक हिंदी भाषा और साहित्य का अध्यापन किया और साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से पीएचडी उपाधि हेतु आपने अनुसंधान कार्य भी पूर्ण किया। इसलिए डॉक्टर स्मृति चौधरी की कई स्मृतियां इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग में और महाविद्यालय की कई स्मृतियां स्मृति चौधरी जी के मन में समाहित है। आपने केवल भाषा और साहित्य के अध्येता है, वहीं आपने अहिल्या देवी विश्वविद्यालय इंदौर से अपनी LLB की उपाधि पाई। आप एक अच्छी कवयित्री है। कविता कवि का आत्मालाप होती है। कविता हृदय से निकलने वाली चीख, एक पुकार, एक आवाज होती है। इसलिए आप कई बार बोलने की अपेक्षा कविताओं के माध्यम से संवाद स्थापित करती हैं। डॉक्टर स्मृति जी ने अपने पिता की स्मृति में लिखी कविता मायका अब सूना हो गया बार बार याद आती है। बिटिया अपने पिता का प्यार और दुलार होती है, इसीलिए तो बिटिया भी पिता से प्यार करती है और उसी पिता के न रहने पर सारा मायका उसके लिए सुना सुना महसूस होता है और उसी सुनेपन को वो अभिव्यक्ति देती है, उसी मौन को वह मुखरित करती है और अपनी दुख से मुक्ति की तलाश करती है। आज वही कवि मना मनीषी मीडिया और भाषा को लेकर हमारे बीच संवाद स्थापित करने हेतु उपस्थित है। मैं आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ और पूरे सम्मान के साथ आपको आमंत्रित। चौधरी जी। धन्यवाद नमिता जी। मैं सबसे पहले तो मेरा, आपने सही कहा, घनिष्ठ संबंध रहा है महाविद्यालय से। इतना प्यार और स्नेह मिला है कि मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ महाविद्यालय को।
और मैं प्राचार्य महोदय पुरोहित मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, एवं साथ ही दूध माणे मैडम जिनसे मेरे बहुत ही, मैडम ने इतने मधुर रिलेशन है मेरे और मैम के, और मैम ने काफी मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो मैं विशेष तौर से मैम को बहुत बहुत आभार प्रदान करती हूँ, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को आगे लेकर जाती हूँ। जैसे सविता सिंह मैम ने प्रिंट मीडिया के बारे में आपको बताया कि प्रिंट मीडिया क्या है और किस तरह उसके हालात है आज के समाज में। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद्युत माध्यम या विद्युत संचार माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो जनसंचार होता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जनसंचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कला को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। और जनसंचार के माध्यम में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्रमुख माध्यम माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम देखना व सुनना दोनों प्रकार कर सकते हैं। आज के दौर में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दायरा इतना बढ़ चुका है कि देश के महानगर से लेके दूर दराज के गांव और फलियों तक और एंड्रॉइड मोबाइल की वजह से सूचना और मनोरंजन आदमी के हाथ में या कह सकते हैं मुट्ठी में है। और इन सब के चलते हिंदी का प्रचार एवं फैलाव भी हुआ है, लेकिन हिंदी शब्दों की भाषा को बख्शा नहीं गया है और उसका व्याकरण पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया है। तो जिस तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है यह बताया है, उसी तरह भाषा क्या है उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे विचारों में भाषा एक कल्पना है जिसकी शक्ल सच जैसी होनी चाहिए, जिसके साथ हम संवाद कर सके, जिसके साथ में व्यवहार कर सके, हम उसके साथ में मुठभेड़ कर सके, क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं, उनके भीतर जमी रहती है प्रेम, संस्कार और संस्कृति की अनगिनत परतें इनमें कहीं मौजूद रहती है। गुलामी, संघर्ष, घृणा, विरोध की अनगिनत चोटें होती है। इसीलिए शब्द कभी पर्वत होते हैं तो कभी आकाश होते हैं और कभी निर्वात और कभी कोलाहल। लेकिन गत 2 दशकों से जिस तीव्रता से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हुआ है, जाहिर तौर पे उसमें हिंदी भाषा की बड़ी भूमिका है, क्योंकि भाषा का संबंध सिर्फ बोलचाल से नहीं होता है, बल्कि उसका संबंध हमारी संस्कृति से होता है। भाषा देश की पहचान है, एकजुटता की परिचायक है। गांधी जी देश की नब्ज जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बगैर देश गूंगा है। राष्ट्र और हिंदी का हमारी संस्कृति से गहरा संबंध है। लेकिन वर्तमान युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम रेडियो, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि जैसे उपकरण ले सकते हैं और इन जनसंचार माध्यमों के द्वारा संचार की क्रांति हुई। आज संचार मानव जीवन की प्रथम आवश्यकता बन गया है, क्योंकि सारा विश्व ही संचार पर टिका है। लेकिन संचार के माध्यम से संचार की जिस भाषा का जो नया रूप हमारे समान भाषा ने जो निर्मित किया है मीडिया ने, वो उसको जरूर हम आज नकार सकते हैं, क्योंकि आज के बदलते समय में मीडिया समाज का आईना है। पहले के समय में हम बोलते थे कि साहित्य समाज का आईना है, लेकिन आज हम कहते हैं कि समाज में मीडिया है, समाज का आईना है। जैसी तस्वीर वो जनता के समक्ष रखता है, जनता उसे वैसे ही ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज हम प्रथम रेडियो की बात करते हैं। रेडियो यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे पुराना एवं पहला माध्यम है। पिछले 100 वर्षों में रेडियो ने मानव समाज के विकास में अहम भूमिका निभाई है। रेडियो एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है, क्योंकि कम खर्चीला होने के साथ साथ समाज के हर वर्गों के द्वारा इसका प्रयोग निरंतर होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आज भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन आज भी रेडियो ही सार्वजनिक सूचना एवं मनोरंजन देने वाला एकमात्र प्रसारण माध्यम है। आकाशवाणी अथवा ऑल इंडिया रेडियो भारत का सबसे विस्तृत और विराट संवाद माध्यम है। रेडियो पर हम समाचार, विचार विमर्श, गीत, संगीत, रेडियो, नाटक आदि वार्ताएं, विभिन्न के कार्यक्रम हम सुनते हैं। इनके कार्यक्रमों से हमें शिक्षा, अर्थनीति, पर्यटन, विज्ञान, समाज सेवा आदि विषयों से संबंधित कार्यक्रमों का समावेश होता है और इन कार्यक्रमों का प्रसारण करते समय एक आयु का विशेष ध्यान रखा जाता था। पहले के समय में बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए या युवाओं के लिए या बच्चों के लिए, और इन कार्यक्रमों को प्रसारित करते समय एक निर्धारित समय होता था और ये कार्यक्रम उसी संबंधित समय निर्धारित किया जाता था
उसी समय पर ये प्रसारित किए जाते थे। मनोरंजन के क्षेत्र में तो आकाशवाणी का दूसरा कोई सानी ही नहीं था। विविध भारती ने तो नया कीर्तिमान बनाया था मनोरंजन के क्षेत्र में। इसके अलावा जयमाला, हवा महल, इनसे मिलिए, सरिता, भूले बिसरे गीत, चित्रलोक, छाया गीत आदि कार्यक्रम बहुत मशहूर हुए थे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस दौर में आकाशवाणी में समस्त प्रसारित कार्यक्रमों की भाषा में एक मिठास थी, एक संस्कार थे, एक शालीनता थी, एक अपनापन था। शुद्ध एवं सरल भाषा बोली जाती थी। उस समय रेडियो एक सशक्त मीडिया था। आकाशवाणी के चैनलों पर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐसी भाषा जो सरल हो, आम आदमी उसे समझ सके, इसलिए करोड़ों लोग उसके दीवाने थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि रेडियो ने अपने विकास में हिंदी भाषा के बल पर ही अपने लिए करोड़ों पाठक, दर्शक और श्रोता तैयार किए थे। रेडियो ने इस तरह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इस उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध की थी। लेकिन यही आकाशवाणी के कार्यक्रम जो आज चल रहे हैं, उनकी भाषा देखें तो हमें आश्चर्य होता है कि हम आज की पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। प्राइवेट एफएम के कार्यक्रम युवाओं को बहुत आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं, बैक टू बैक 4 गाने चिपक के। एक चैनल का तो टैग लाइन ही है, बजाते रहो। मतलब सामान्य शब्दों को बोलते समय भी शालीनता का ध्यान ही नहीं रखा जाता है, फुहरता परोसी जाती है। आपके कार्यक्रमों द्वारा आपकी भाषा शैली से श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को आज के काल में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि भाषा मानव संचार का आधार है। भाषा लोगों के साथ संचार में मदद करती है, क्योंकि भाषा शैली से सिर्फ प्रभावित ही नहीं होते हैं, बल्कि इंसान उसे ग्रहण भी करता है और इससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। और जब आज के समय में रेडियो की जगह जब टेलीविजन ने ले ली है, तो रेडियो ने युवाओं को आकर्षित करने के चक्कर में अपनी असलियत को ही पूरी तरह से खो दिया है, जो बहुत ही हानिकारक था। एक समय था जब विविध भारती और बीबीसी की भाषा सुनकर उससे भाषा सीखी जाती थी, जहां बड़े बड़े लेखक, साहित्यकारों को लाया जाता था, उनके वार्तालाप के अंश प्रसारित किए जाते थे, जिसे सुनो तो लगता था बस सुनते ही रहो। एक प्रेरणा मिलती थी सुनकर, एक राह मिलती थी, एक आकर्षित भाषा शैली होती थी। और आज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनेकों तरीके अपनाते हैं जो भाषा के साथ खिलवाड़ है। रेडियो जॉकी को बताना चाहिए कि उनका दायरा कहां तक सीमित है, क्योंकि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वो एक शिक्षा का भी साधन है। और ऐसे समय में भाषा पर हमारा चर्चा करना क्या प्रासंगिक नहीं हो जाता है? हमारे लिए प्रसारण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो श्रोताओं तक अपनी बात रचनात्मक तरीके से पहुंचा सके। रेडियो की भाषा आपसी संवाद की भाषा होती है, जिसमें स्टूडियो में बैठा प्रस्तुतकर्ता अपने श्रोताओं से बात करता है। इसलिए रेडियो के कार्यक्रमों की भाषा की शैली सहज और सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, और साथ ही आकर्षित भी हो, जो श्रोताओं का मन मोह ले, अपनी छवि को अंकित करे श्रोताओं की दिलो दिमाग पर। और यही आज के दौर में युवाओं की अति आवश्यक जरूरत भी है, क्योंकि आज का समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और इसमें मनुष्य की जीवन शैली बदल दी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दूसरा अहम हिस्सा है टेलीविजन, जिसका आजकल काफी चलन है। असंख्य न्यूज चैनलों की रेलपेल आजकल देखने को मिलती है, लेकिन इस रेलचेल और 24 घंटे अच्छे दिखाने की होड़ में हमारी भाषा वहां भी मृत हो चुकी है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, संवेदनशीलता, नैतिकता, देशहित, संयम, संस्कार और भाषा आज कहीं गुम हो गए हैं। रेडियो की भाषा आम आदमी से जुड़ी होती है, जिसे झोपड़ी से लेकर राजमहल तक सुना जाता है, परंतु टेलीविजन की भाषा एक खास वर्ग के लिए होती है। इस भाषा में क्षेत्रीय शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म से जुड़े होते हैं। आज के टेलीविजन की भाषा में विदेशी संस्कृति से जुड़े शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। विदेशी भाषाओं का हिंदी में आक्रमण दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गया है।
जो भाषाविद भी मानते हैं कि हिंदी की पारंपरिक मौलिकता को खतरा है, क्योंकि भाषा जनमानस को संस्कारित करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना विस्तार हुआ, हमें उतने ही भाषाई परिवर्तन देखने को मिले। भाषाई अनुशासन का पूरी तरह से हनन किया गया। हिंदी व इंग्लिश के अनावश्यक घालमेल से भाषा का स्वरूप ही बिगाड़ दिया। हिंदी को समृद्ध करने के बजाय हिंदी को संक्रमित किया जाने लगा। दर्शकों को, श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए भाव खिचड़ी बनाकर परोसने की कवायदा जारी है। बनाकर प्रस्तुत करने की भाषा में एक उग्रता का फूट आने लगा है और यह हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं तो भाषा अमर्यादित भी नजर आती है। बाजार में उपभोक्तावादी संस्कृति का मानवीय संवेदना से कोई सरोकार ही नजर नहीं आता है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। मीडिया द्वारा हमारे समक्ष अधपकी भाषाएं परोसी जाती है, जिस पर विचार जरूरी है, क्योंकि भाषा का प्रश्न सीधे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भाषा के भी दो प्रकार होते हैं, एक परिवेश की भाषा होती है और एक शिक्षा की भाषा होती है, और इन दोनों भाषाओं में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि नई पीढ़ी में भाषाई संजीदगी कम होती नजर आ रही है। विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में कहें तो हम मुक्त पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, जो किसी भी भाषा के प्रति सहज नहीं है। भाषा के प्रति व्यवहार लापरवाही भरी है। इसके दर्शन भी हमें मीडिया के द्वारा ही हो रहे हैं। विज्ञापनों को असरदार बनाने के लिए उनकी वानगी व भाषा दोनों बदल दी जाती है। हिंदी फिल्में, हिंदी सीरियल के माध्यम से समाज को गुमराह किया जा रहा है। परिवार के साथ बैठकर देखने, मनोरंजन के नाम पे फुहड़ता और संस्कार का हनन किया जा रहा है। डॉक्टर शशि शर्मा के अनुसार जो भाषा जितनी अधिक रोजी रोटी दे सकती है, वही उसी प्रतिशत में हमें आज स्वीकार्य है। जनजीवन में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग अब आम बात है। तो हिंदी प्रांतीय भाषाओं के रूप में मिश्रित भाषा होगी, गढ़ चुके होंगे। हिंदी का लिंग विधान हिंदीतर लोगों के लिए बहुत कठिन सिद्ध होता जा रहा है। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्य करने के लिए भाषागत पकड़ एक महत्वपूर्ण योग्यता होती थी उस समय, लेकिन आज के सोशल मीडिया पर भाषा का स्तर तकनीकी से ज्यादा पहुंच का प्रश्न बन जाता है। संचार और संवाद के लिहाज से भाषाई शुद्धता और पूर्णता बेहद जरूरी है। संचार और संवाद के लिहाज से भाषाई शुद्धता जितनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है, और जब मीडिया की बात आती है वहां तो भाषाई शुद्धता, स्पष्टता और उपयोग में दक्षता और भी अहम हो जाता है। चिंताजनक यह है कि तकनीकी के वर्तमान दौर में मीडिया में उपयोग होने वाली भाषा का रूप विकृत हुआ है। परंपरागत मीडिया की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भाषा के महत्व को उन्होंने किसी भी तरह से समझौता नहीं किया। इसके लिए उन्होंने उसमें सेवारत पत्रकार एवं लेखक या उस पेशेवर में जिन्होंने जिसमें गहन गंभीर अध्ययन किया है, ऐसे लोग शामिल होते थे। वो भाषा को लेकर स्थापित मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता ही नहीं करते थे। लेकिन सोशल मीडिया सरीखे मीडिया ने नूतन माध्यमों के आगमन के साथ ही भाषीय प्रतिबद्धताएं हाशिए की ओर खिसक गई है। मीडिया यह भूल गया है कि भाषा की एक खानगी होती है, उसका अपना एक माधुर्य होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मीडिया आज जिस भाषा को बढ़ावा दे रहा है, जिस गति से इंग्लिश शब्दों का प्रचलन बढ़ रहा है, मीडिया ने आज हिंदी को दूसरी भाषा की गोद में जाकर बिठा दिया है। टेलीविजन तो पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुका है। जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार प्लस, कलर जैसे चैनलों के कार्यक्रम में तो आजकल ऐसे समाज को दिखाया जाता है जिसका ढांचा तो भारतीय होता है, लेकिन उसकी आत्मा में पाश्चात्य संस्कृति की मिलावट नजर आती है। इन कार्यक्रमों द्वारा मॉल संस्कृति का उदय हो रहा है, जो फिल्में, गीत, विज्ञापन, समाचार, इंग्लिश भाषा का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। मीडिया को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश का अधिकांश जन समुदाय देहात और कस्बों में रहता है। जिस प्रकार उनके लिए इंग्लिश आज अबूझ है, उसी प्रकार इंग्लिश भी आज उनके लिए अबूझ है।
मेरे विचारों से तो मानवीय चूक की बजाय लापरवाही ज्यादा प्रतीक होती है। और मीडिया जगत में तो भाषा के स्तर पर जो संकट पैदा हुआ है वो चिंताजनक है। मीडिया को अगर विश्वसनीयता यदि आने वाले समय में बनाए रखनी है तो प्रामाणिकता और निष्पक्ष खबरों के साथ साथ भाषाई पवित्रता को भी उसे जिंदा रखना होगा, तभी मीडिया अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। वैसे अगर मैं कहूं तो हिंदी भाषा की स्थिति भारत में हमेशा ही दयनीय ही रही है। और इसका मुख्य कारण है बड़े बड़े मीडिया ग्रुप और उसके प्रबंधन, क्योंकि वो सब जो है वो अंग्रेजीदा लोग होते हैं जिनका हिंदी भाषा से कहीं दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है और पैसों के आगे इनके लिए सब कुछ गौण हो चुका होता है। अपने को बाजार बनाकर बाजारवाद के झंडे तले खड़ा होकर हाँ में हाँ मिलाना है, भले ही इन्हें अपने मापदंड, नीति, सिद्धांत ताक पर क्यों नहीं रखना पड़े, ये रख देते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि रख चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत में फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय सदस्यों की संख्या क्रमशः 100 मिलियन है और 33 मिलियन के पार है। स्मार्टफोन पर चलने वाली व्हाट्सएप ऐप, मैसेंजर, तत्क्षण मैसेजिंग सेवा ने तो हिंदी में धूम मचा रखी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट प्रयोक्ता में से 33 करोड़ लोग मात्र स्मार्टफोन के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदी वॉइस सर्च क्वेरी में प्रतिवर्ष 400% से अधिक की वृद्धि हो रही है। इसी तरह इंटरनेट पर हिंदी की उपलब्धता से हिंदी ब्लॉगों का पदार्पण हो रहा है और साथ ही जीमेल के जरिए हिंदी में ईमेल की सुविधा भी आ चुकी है। इस समय भारत में सोशल मीडिया में हिंदी सबसे लोकप्रिय भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपना व्यापार जमाने के हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि वो हमारे देश की नब्ज को पकड़ चुकी है, इसलिए वे अपने लोगों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। अतः हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के सामने हिंदी का ऐसा स्वरूप पहुंचाए जो स्वस्थ हो। इसके लिए मीडिया कर्मी का सहयोग अतुल्य हो। गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे हमारी मातृभाषाएं, बोलियों की उपधाराएं सूख रही है। हिंदी भाषा की गंगा सिकुड़ती जा रही है। मीडिया को आज समझने की आवश्यकता है कि वो सिर्फ आर्थिक उपार्जन ही नहीं करे, बल्कि अपने कार्य को ठीक से करे, क्योंकि मीडिया तो समाज के लिए वह उपयोगी नहीं रहता है, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमारी भाषा के शब्दों का महत्व वो समझे, उसका सम्मान करे। अंत में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना चाहूंगी कि उनके 90% से ज्यादा भाषण हिंदी में होते हैं। वे गुजराती है, लेकिन उसके उच्चारण में आज तक हमें यह नहीं लगता कि वो एक गुजराती है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी, वो शानदार हिंदी बोलते हैं। उन्होंने विश्व के विभिन्न मंचों पर हिंदी भाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त कर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया है। तो आज हमारा कर्तव्य नहीं बन जाता है कि हम हमारी भाषा को राष्ट्र का गौरव बनाएं, उसका मान व सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। गजानन सर, तुम्ही स्वतः आपल्याला अनम्यूट करा। गजानन सर, आप खुद को अनम्यूट करिए। आपका परिचय महोदय, पहले आप परिचय दीजिए। सर, मैं इब्राहिम रिजवी
हाँ इंदौर से हूँ और मीडिया के लिए कार्य करता हूँ। जी और जो आप लोगों ने ये याद किया उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो हिंदी के प्रचार और धन्यवाद प्रसार के धन्यवाद लिए सर। जी जी मराठवाड़ा धन्यवाद क्षेत्र सर। से जो आपने अलग जगह है, हाँ, जी उसके लिए आप सभी को हार्दिक साधुवाद। और जो भाषा की और हिंदी की के लिए जो कार्य किया गया है और जो भाषा में अपभ्रंश हो रहा है हिंदी के लिए, जो इस देश में उसको जो मान मिलना था वो कहीं ना कहीं हम लोगों की अंग्रेजी प्रेम की वजह से उसमें फर्क पड़ा है। उसके लिए आपने एक अच्छा मंच दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी प्रशंसा ही हमें अगले कार्यक्रम लेने के लिए प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी में कोई प्रश्न है? हेलो हेलो हाँ संतोष कुमार बोलिए। हेलो हाँ सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत ही उत्कृष्ट है इसके लिए। और सर मैं हेलो जी जी हाँ, जी सर सुन पा रहे हैं? एक समय एक ही बात कीजिए। हाँ बोलिए संतोष जी। हाँ सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदी जो है ठीक है, अभी तक भाषा क्यों नहीं बनी? 15 साल जो दिया गया था उसके बाद भी अभी तक मतलब सरकारी कार्यालय में जो बोला गया था कि ये राष्ट्रभाषा के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी, उसका क्या कारण है? उस विषय पे थोड़ा सा अगर मैडम बताती तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। राष्ट्रभाषा नहीं बनने का सबसे मुख्य कारण तो हम ही लोग हैं, क्योंकि हमको ये सब चीजें हमारे घर से शुरुआत करना पड़ेगी। हम ही हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कहाँ से राष्ट्रभाषा बनेगी? राष्ट्रभाषा बनने के लिए हम सबका योग जरूरी है। अगर हम सब मिलकर इसके खिलाफ, तरह से आज इंदिराबाई पाठक महाविद्यालय की तरफ से ये जो विशेष चर्चा सत्र रखा गया, जहाँ पर हिंदी भाषा को विशेष तौर पे लिया गया, तो ऐसी चर्चा सत्र की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को, जहाँ पे हम हिंदी को न्याय दिला सकते हैं। और जब तक हिंदी को न्याय नहीं मिलेगा तो हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी? जी मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए हर क्षेत्र में जबकि कार्यालय में कहीं कहीं हिंदी और अंग्रेजी दोनों जगह प्रयोग है, लेकिन देखिए कोर्ट में वहाँ पे जो वकील होते हैं। नहीं आ रही है। हाँ हेलो हेलो सारे सर। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए आप। हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ कोर्ट में जो है जब केंद्र की तरफ से ही अंग्रेजी में उपयोग किया जाएगा तो फिर हिंदी की क्या दशा तो और दयनीय होती चली जाएगी। तो केंद्र के हिसाब से भी तो केंद्र के भी तो सोचना चाहिए हिंदी के प्रति, क्योंकि 15 साल बोला गया था कि 15 साल के बाद राष्ट्रभाषा बन जाएगा, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं। और आम आदमी तो अपने हिसाब से तो प्रयोग कर ही रहे हैं। तो इसके लिए मतलब क्या कदम उठाया जाए उसके हेलो प्रश्न सुना आपने? हेलो प्रश्न है, लेकिन देख हेलो होती है और हेलो प्रयास हमें करना आवश्यक है। आवाज बीच में कट रही। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? गजानन सर, समय की उपलब्धता नमस्ते। एक प्रश्न लीजिए और समापन की ओर चलिए। एक प्रश्न लीजिए। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। जी 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 बोलिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ हेलो हेलो बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज मेरी? हेलो हाँ जी, आवाज तो रही है सर। आ रही है? हेलो जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हो।
जी, मैं दत्तात्रेय किटाड़े, हाँ बोलिए। हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ जी, मैं हिंदी हिंदी का छात्र हूँ। जी जी आज के समय में आपने जो विषय लिया है मीडिया और हिंदी, वास्तव में बहुत प्रासंगिक। हाँ हाँ हम देखते हैं कि हिंदी के हालात अभी बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हाँ, हिंदी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं या हिंदी समृद्ध होती जा रही है? क्योंकि हम एक तौर पर ये भी देखते हैं कि हिंदी में बहुत अलग-अलग भाषाओं के शब्द आ रहे हैं और हिंदी उसे स्वीकृत करते हुए आगे बढ़ रही है। स्वीकृत करते हुए आगे बढ़ना, ये समृद्ध होना है, फिर उसका वह अपने माफ कदम कीजिए पीछे दत्ता ले जी, रही है, ऐसा मैं कहना। हेलो? की खराबी के कारण आपकी आवाज ठीक। हेलो? हाँ, हाँ, जी आ रही है दत्ता सर? जी, हाँ हाँ, अब हाँ। अभी अब आप प्रश्न पूछिए। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न है कि मीडिया जो है, मीडिया में भाषा का परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। जी। हाँ, तो उसमें जो है कि मीडिया की भाषा बदल रही है और हम ये भी देखते हैं कि मीडिया की भाषा के साथ-साथ समाज में मनोज, परिवर्तन काय आ रहा है। डिस्टर्बन्स होतंय तो की फक्त समाज मलाच परिवर्तन दिसतंय डिस्टर्बन्स? समाज परिवर्तन के कारण ही मीडिया की भाषा बदल रही है या फिर उसमें कुछ तुझ्याकडनं नाही ना, ठीक आहे. आणि ना कारण जुड़े आता हुए तू हैं? एकदा हे समारोप व्हायच्या आधी मला तू परत होस्ट बनवून हेलो? हाँ हेलो? हेलो। हाँ, जी पहुँच रही है सर आवाज़? हाँ। आज परिवर्तन के कारण मीडिया की भाषा बदल रही है या फिर कुछ दूसरे भी कारण हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि आज के ज़माने में 21वीं सदी में जो साहित्य आ रहा है, जो नए-नए लेखक लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो उनकी भाषा में परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो पहले सविता मैडम ने भी जो कहा था कि शुद्ध परिष्कृत हिंदी भाषा होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव आया है। तो हमें ये स्वीकारना चाहिए, बदलाव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए या उसे छोड़ देना ज़रूरी है? मेरे प्रश्न का समाधान। स्मृति जी, सर आपने प्रश्न ये सुना? नहीं, ठीक से आवाज बीच में कट रही थी। हाँ, ये तकनीकी खराबी के कारण तो इसलिए जी आपका प्रश्न ठीक से नहीं पहुंच पाया। संक्षेप में अपना प्रश्न हाँ, पूछिए क्योंकि ये संक्षेप। तकनीकी जो है आवाज कट रही है। जी, मेरा प्रश्न ये है कि समाज परिवर्तन के कारण भाषा बदल जा रही है मीडिया की और साहित्य की। तो हमें इसे स्वीकृत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि हम शुद्ध की ओर बढ़ते हुए ही वहाँ पर उसे बाजू करना चाहिए? जी, जी। स्मृति जी, इनका कहना ये है कि जी। मीडिया की जो ये जो भाषा बदल रही है, ये जी। समाज परिवर्तन के कारण जो बदल रही है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए या ऐसे ही आगे बढ़ना नहीं, चाहिए? बिल्कुल जितना नहीं है वो स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है, वो बाज़ारवाद लेकर बैठा है। उसको अपना बाज़ार फैलाना है, उसको पैसा कमाना है। इसके लिए अगर उसको हिंदी को तोड़ना-मरोड़ना पड़े, तो वो तोड़ेगा-मरोड़ेगा। अगर उस भाषा वो मृत भी हो जाती है, तो उससे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और आजकल के समय में तो मीडिया में वैसे हिंदी प्रेमी लोग रहे ही नहीं हैं, सारे अंग्रेज़ीता लोग हैं, तो इसलिए उनके लिए इंग्लिश ही ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए हमें स्वीकार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हम अगर स्वीकार कर लेंगे, तो फिर तो भाषा का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमें उसे स्वीकार न करके उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तभी हिंदी भाषा जो जीवित है, वह और थोड़ा रह सकती है। नहीं तो अगर हम लोग ही अगर आवाज नहीं उठाएँगे, तो पूरी तरह से मृत हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल भी नहीं स्वीकारना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो नए जो लेखक और कवि हैं, तो वो भी नई-नई शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता और लेखन कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने भाषा को बदलना ज़रूरी बिल्कुल, है अगर हमें बिल्कुल। साहित्य को शुद्ध रखना है। बिल्कुल, ज़रूरी है कि आपको भाषा मतलब क्या है, आपका उस भाषा मतलब आपको उसके प्रति एक महारत हासिल होनी चाहिए। जैसे हम पुराने समय में देखें तो एक लेखक जो होते थे या कवि होते थे, जब हम उनकी कविता या कुछ भी पुस्तक पढ़ते थे, तो उस पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगता था कि अब आज ही पूरी खत्म करना है हमको। जी। वो जो एक आकर्षण है, वो हम आज के लेखकों के प्रति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उस तरह की भाषा प्रयोग नहीं किया गया है। वो एक आकर्षित भाषा शैली का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें उसके प्रति इतना आकर्षण नहीं होता है। तो इसलिए लिखते वक़्त या कुछ करते हुए आपका उसके प्रति एक ज्ञान में महारत होना बहुत आवश्यक हो जाता है।
धन्यवाद मैडम। शेख मुझे आतिक। लगता है कि हाँ समय की सीमा बढ़ती जा रही है और जो हमारे लिए समय निर्धारित किया था हम उस सीमा को पार कर चुके हैं। तो अब प्रश्नोत्तर यहीं पे खत्म करते हैं और मैं कृतज्ञता ज्ञापन हेतु आप सबके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ। सबसे पहले मराठवाड़ा लीगल एंड एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर JK वासडीकर सर के प्रति मैं हिंदी विभाग और महाविद्यालय के ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। उसके पश्चात संस्था की सचिव एडवोकेट कल्पलता भारसवाड़कर मैडम के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही संस्था के जो अन्य सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता सिंह के प्रति भी मैं विभाग और महाविद्यालय दोनों की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। उसके पश्चात वेबिनार की विशेष अतिथि डॉक्टर सुमति चौधरी के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर वसुधा पुरोहित मैडम, इनके प्रति मैं आभार ज्ञापित न करते हुए इनके ऋण में ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि हमें भविष्य में भी और ऐसी अनेक गोष्ठियां लेनी है और इनका मार्गदर्शन हमें नित समय पे आवश्यक है। इसलिए मैं मैडम का आभार न ग्रहण करते हुए उनके ऋण में रहना पसंद करूंगा। तत्पश्चात IQSC की डॉक्टर अनविता अग्रवाल मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें यह जो है जूम ऐप पर वेबिनार करने की अनुमति दी और बहुत सारी हमारे लिए जो है सहूलियत दी। तत्पश्चात हमारे कंप्यूटर विभाग की प्राध्यापक माधुरी मुतियार मैडम और उनका पूरा विभाग, इन्होंने भी हमें बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं हिंदी विभाग और महाविद्यालय की ओर से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात महाविद्यालय के कार्यालयीन कर्मचारी गणेश भुजबल और मनोज भुजबल, आप दोनों के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आपने भी तकनीकी बहुत हमारे लिए सहायता प्रदान की, इसलिए मैं आपके प्रति भी विभाग और महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात खेल विभाग की प्रमुख जो है प्राध्यापक मनीषा वाघमारे मैडम, आपका भी सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहा, इसलिए मैं विभाग और महाविद्यालय की ओर से आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके पश्चात वो सारे व्यक्ति जिनका जो है इस वेबिनार के लिए, इस वेबिनार की कुशलता के लिए सहयोग मिला, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी के वजह से ही ये वेबिनार सफल हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, आप सभी प्रतिभागी जो दूर दराज से हमारे इस वेबिनार में सम्मिलित हैं, आप सभी के प्रति मैं हिंदी विभाग और महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रधानाचार्य डॉक्टर वसुधा पुरोहित मैडम की अनुमति से यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ, ऐसी घोषणा करता हूं। धन्यवाद मैडम। प्रतिभागियों को एक सूचना है कि सभी को जो है जल्द ही प्रतिपुष्टि की एक लिंक भेज दी जाएगी। आपको प्रतिपुष्टि की लिंक भरने के उपरांत आपको आपके मेल पर जो है प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। धन्यवाद मैडम। मीटिंग क्लोज मैडम। हेलो पुरोहित मैडम, खूप छान झालंय सगळं, बढ़िया, मस्त, एकदम बहुत ही बढ़िया। हेलो, थँक यू त्यामुळे एकदम वेळेमध्ये संपलं। हो मॅडम, धन्यवाद। उत्कृष्ट झालं, उत्कृष्ट। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हाँ ठीक है। मनोज आणि अद्विता स्पेशल थँक्स, खूप चांगला सहयोग दिला तुमचा टेक्निकली। मनोज मला होस्ट कर परत। स्मृति, अच्छा लगा तुमको आज देख के? कैसी हो? बंद करूं?